Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents and what are the topics which we are going to cover in today's analysis. तो हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्पीकर से रिलेटेड है एक एडिटोरियल दैट वी विल बी कवरिंग जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस एंड ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. नेक्स्ट इज यूएस एंड वेनेजुएला रिलेटेड टू द स्कीम्स. अगेन द पेपर 2 इज देयर. तो यूएस एंड वेनेजुएला के बीच में क्या इशू है, वाई वेनेजुएला इज सो पुअर, क्यों वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा दिक्कत है डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट यू कैन से जहाँ पर कि अच्छा खासा पेट्रोलियम है, ऑयल का वहाँ पे खदान है बहुत सारे, उसके बाद भी वाई इट इज़ सो पुअर ये हम जानेंगे. उसके बाद विजन इंडिया 2047 व्हाट इज दिस, दैट आल्सो वी विल बी डूइंग. सो ऑल जीएस पेपर 2. देन कम्स द कार्बन एमिशन एंड डेवलप्ड कंट्रीज. किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं और कार्बन एमिशंस एक दूसरे से रिलेटेड है, इनके बारे में हम जानेंगे. ये हमारा अगेन ये आ जाता है जीएस पेपर 3, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एक तो ये जो है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ये भी और ये भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्योंकि कार्बन एमिशन डेवलप्ड कंट्रीज बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ जो है सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से. सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड कोई खास इसमें द हिंदू में नहीं दिया हुआ था, बट स्टिल आई फेल्ट कि हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं मैप बेस्ड के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो ये जो है मैप के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है एंड वेनेजुएला भी मैप के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. तो इसलिए जो है एक तरीके से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल a little bit of information. and information क्या है, information ये है कि तथास्तु ये न्यू कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो रखे हैं रिलेटेड टू प्री श्योर. अब बहुत सारे कोर्सेज एक्चुअली तथास्तु ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं फॉर द प्रीलिम्स. दिस इज द प्री श्योर, आप इसमें इनरोल कर सकते हो या फिर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अदर कोर्सेज ऑल्सो वेयर इन यू कैन इनरोल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में अपेयर करने के लिए सारी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल रहेगी एंड यू टीचर्स विल बी टीचिंग यू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विल बी देयर. सो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो. सीसेट पेपर 2 के कोर्सेज जो हैं वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन. बीपीएससी जो है दैट हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो. इन ऑर्डर टू गेट एनी डिटेल, कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए रिलेटेड टू द कोर्सेज ऑफ तथास्तु, तो आप जो है इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर you can call on this or you can actually send an email on this number on this particular email ID, that is enquiry@tathastuics.com. okay, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आप कॉल कर लीजिए एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द आंसर रिलेटेड टू दैट. ओके, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हैं स्टार्ट करते हैं वेनेजुएला एंड यूएस से जो रिलेटेड इशू है, दिस पर्टिकुलर न्यूज़, इसके बारे में जानेंगे. ये हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का जो पार्ट है उसमें आया है. व्हाट हैज़ कॉज द रीसेंट थॉ इन यूएस वेनेजुएला टाइज, कि क्या है बेसिकली यूएस एंड वेनेजुएला टाइज के बीच में क्या चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली चल रही हैं. And what role did the ongoing war between Russia and Ukraine play in the relief of sanctions also? ये जो sanctions का इतना रिलीफ दिया गया है क्योंकि यूएस ने एक्चुअली सैंक्शंस लगा दिए थे वेनेजुएला के ऊपर, तो ये रिलीफ जो भी सैंक्शंस में दिया हुआ है उसके पीछे रशिया यूक्रेन का क्या हाथ है, ये जो वॉर चल रहा है उसके पीछे इस चीज़ का क्या हाथ है. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड ओवर हियर. ठीक है, अभी हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले जो है आपको सबसे पहले तो दिखा दे कि वेनेजुएला जो है वो एक्चुअली है कहाँ पर. तो हियर यू कैन सी साउथ अमेरिका, 7 कॉन्टिनेंट्स, 1 कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, वहाँ पे यू विल फाइंड दिस वेनेजुएला. दिस इज़ वेनेजुएला. सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दैट दिस इज़ नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी दैट कैरिबियन सी जो है ये एक साइड से कैरिबियन सी, दैट यू कैन सी द नॉर्थ पार्ट कैरिबियन सी है. ठीक है, एंड इसके जो नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, तो नेबरिंग कंट्रीज में गुयाना है, देन कम्स द ब्राज़ील, कोलंबिया. ठीक है, ब्राज़ील एंड कोलंबिया, दीज आर द कंट्रीज. 3 कंट्रीज हो गए, GBC, CBG, जो भी तरीके से आपको याद करना है, को बी
गो लाइक दैट। कोई भी फनी जो निमोनिक्स बना दीजिए जिससे कि आपको ये याद हो जाए। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, कैरिबियन सी जो है एक तरफ से जो है ये एक्चुअली टच करता है। ओके, सो दिस इज वेयर इज दी वेनेजुएला। अब ये जो वेनेजुएला है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, दिस इज द कंट्री जहाँ पे आपको ह्यूज जो एरियाज हैं जो मिल जाएंगे, वेयर इन यू कैन एक्चुअली फाइंड ह्यूज नंबर ऑफ दिस थिंग द स्टोरेज, यहाँ पे जहाँ पर कि बहुत सारे रिजर्व्स आपको मिल जाएंगे ऑयल से रिलेटेड एंड ऑल, ठीक है, दैट यू कैन फाइंड इट ओवर हियर। अब यहाँ पे पॉइंट ये चीज़ आ जाती है कि इतना ज़्यादा ये चीज़ होने के बाद भी वाई इट इज़ एक्चुअली फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम इकोनॉमिकली। अगर हम देखें तो क्यों जो है ये प्रॉब्लम एक्चुअली फेस कर रहा है, तो प्रॉब्लम इज़ दैट, क्या देखिए, एक जो सरकार होती है, गवर्नमेंट जो भी होता है, वो क्या तरीके की क्या डिसीजंस ले रही है, क्या एंड ऑल वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके स्कीम्स कौन से चल रहे हैं, वो उस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो स्कीम्स को रन करने के लिए पैसे कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रेसिडेंट आए, ओके, उन्होंने क्या किया कि भाई हम जो है हमारी कंट्री में बहुत पॉवर्टी है, तो हम इस पॉवर्टी को जो है वो हटाएंगे, ठीक है। अब आपको पता ही है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ऑयल रिजर्व्स। अब यहाँ से ऑयल ले करके निकाल करके स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, बहुत सारा जो है वहाँ से पैसा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि ऑयल जो इंडस्ट्री है वो तो बूम कर रही है, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये गलती कर दी कि उन्होंने सिर्फ एक ही सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बाकी जो भी सेक्टर्स थे वो सभी डिक्लाइन कर गए, ठीक है, वो सभी बहुत ही तेजी से डिक्लाइन करने लगे। तो एक तरफ तो ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए। अब जो जॉब, अब देखो, जब भी कोई भी स्कीम जो एक्चुअली आती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना होता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी आ रही है, ठीक है, आप पॉवर्टी जो है वो हटाना चाहते हो, दैट्स गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर सपोज टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जॉब क्रिएशन करना भी बहुत उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप जो है कि कोई किसी को बैठे बैठे जो है आप ढेर सारे पैसे दे रहे हो, यू आर गिविंग लॉट ऑफ मनी टू द पर्सन, तो क्या वो पर्सन जो है वो काम करेगा? नहीं भाई, सरकार जो है वो पॉवर्टी हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए पैसे तो दे ही रही है, तो हमको काम करने की क्या ज़रूरत है? ओके, इस तरीके की मेंटालिटी एक्चुअली बन जाती है। अब जैसे कि मम्मी पापा जो है खूब पैसा कमा दिए हैं, भाई हमको करने की ज़रूरत नहीं है, साथ पुश्ते जो है आराम से बैठ करके खाएंगी, इस तरीके से बहुत ऐसे होते हैं लोग जो सोचेंगे, ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरे सेक्टर्स में ध्यान नहीं दिया, ये एक जो है वे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यहाँ पे, ये एक पॉइंट जो है। अब इसी चीज़ को क्या कहते हैं कि ये इस तरीके की जो घटना होती है जहाँ पर कि यू आर पेइंग अ गुड अमाउंट ऑफ, एक तरीके से नज़र जो है वो अच्छा खासा एक चीज़ पे बनाए रखते हैं लेकिन बाकी किसी पे नहीं बनाते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है डच डिजीज़, ठीक है, कि एक सेक्टर जो है वो बहुत, ये जो टर्म है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि एक सेक्टर जो है वो काफ़ी बूम कर रही है लेकिन बाकी सारी सेक्टर्स जो हैं वो खराब होती जा रही हैं, तो इन्होंने ये काम किया। अब इसमें और क्या कर रहे थे, जो मैं बार बार स्कीम्स की बात कर रही हूँ, तो इनकी स्कीम्स में एक्चुअली चल क्या रहा था कि ये जो है, आप लोगों ने फ्री बीज की बात तो काफ़ी ज़्यादा सुनी होंगी ना, फ्री बीज जो है मिलते हैं कि हम सरकार में आ जाएंगे तो हम आपको टीवी दे देंगे, हम आपको खाना दे देंगे, तो हम आपको ये दे देंगे, तो हम आपको वो दे देंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट, इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ रॉन्ग। कैसे रॉन्ग? क्योंकि ये जो फ्री बीज दिए जा रहे हैं ना, फ्री में इतनी सारी चीज़ें दी जा रही हैं, वो हमारे पैसे से दिए जा रहे हैं, हमारे टैक्स से दिए जा रहे हैं। अब एक चीज़ जो है आप समझिए कि सपोज़ कि आपको जो है चीज़ें फ्री में ज़रूर दी जा रही हैं, बट वही चीज़ जो है जॉब क्रिएशन में अगर लगा दिया जाए,
लोगों को एजुकेट करें, स्किल्स प्रोवाइड करें, जॉब क्रिएट करें, तो लोग मेहनत कर रहे हैं और सही ढंग से जो है वो कमा रहे हैं। पैसे बचेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन होगी, बहुत सारी डिफरेंट तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए वो सारी चीज़ें डेवलप होंगी, क्योंकि पैसा बचेगा तो यू पीपल, द गवर्नमेंट वुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे जो है वो इन्वेस्ट कर सकेगी। अब यहाँ पे वेनेजुएला में क्या चीज़ चल रही थी, फ्रीबीज चल रही थी, ऑयल को खूब यूज़ करे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ से मनी आ रहा है, एंड डिस्पाइट डूइंग प्रोडक्टिव थिंग्स, ये प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाना वो प्रोडक्टिव चीज़ होती है। पॉवर्टी को कम करना है तो ये तरीके होते हैं, स्किल्स होता है, जॉब क्रिएशन होता है, एजुकेशन होती है, इस तरीके से चीज़ें जो है वो एक नेशन को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं, ना कि फ्री बीज देना। ठीक है, एट सर्टन लेवल आप लोगों को अच्छी लगेंगी चीज़, अरे फ्री में मिल गया है ना, आपने हज़ारों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अगर आपको 50 रुपए की कोई फ्री में चीज़ मिल जाती है तो यू फील वेरी हैप्पी, दैट्स द ह्यूमन साइकोलॉजी। अब लोग जो है पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, हम आपको ये दे देंगे तो वाटर फ्री दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो फ्री नहीं होती हैं, सरकार को वो पैसे देने पड़ते हैं, जो भी कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। जैसे सब्सिडाइज्ड होते हैं, तो सब्सिडाइज सपोज कि 100 रुपीज़ है, उसमें से सपोज सब्सिडी 20% है, तो 20 रुपीज़ तो गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से देना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट के पॉकेट में वो पैसा कौन डाल रहे हैं, हम ही लोग ही दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। सो दिस इज व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग। तो देयर वाज अ टाइम कि बाकी सारे सेक्टर जो हैं वो खराब होते गए, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन आप समझो कि 60,000 टाइम्स जो है वो एक्चुअली इतना ज़्यादा बढ़ गया था। हाइपर इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर जो है कुछ तो बढ़ गई, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन नाम से ही पता चल रहा है कि वो कई गुना बढ़ जाती है वो, तब वो यहाँ पे 60,000 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गई। पोवर्टी और भी ज़्यादा जो है हालात खराब होने लगे। इसके अभी ये सभी चीज़ें तो होने के पीछे एक और कारण था, ये जितने भी तरीके सरकार वहाँ की अपना रही थी वो तो थी ही, उसके अलावा एक और चीज़ थी, दैट इज़ यूएस का सैंक्शन। तो यूएस ने जो है इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि भाई यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही नहीं है ढंग से, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर ही सही से नहीं है, तो इन्होंने सैंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करे तो किसको करे, क्योंकि देखो यूएस का यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ चीज़ है कि उनकी जिसके साथ जमती नहीं है, दे वॉन्टेड टू हैव ऑल रिजर्व्स ओवर देयर, दे वॉन्टेड टू हैव कैप्चर, दे वॉन्टेड टू कैप्चर, they wanted to be there, राइट, वो अपना फायदा चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही थी, उन्होंने सैंक्शन लगा दिया, है ना। जिस तरीके से भाई डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए ये अफगानिस्तान पहुंच गए थे, मिडिल ईस्ट में कितनी सारी जो प्लेसेस हैं वो ख़राब कर दी, यूरोपियन कंट्रीज़ का भी आप देख लीजिए कि बॉर्डर किस तरीके से किया गया, कि इजराइल पैलेस्टीन की इशू अभी तक है, इंडिया कश्मीर की इशू अभी तक है। वाई? बिकॉज ऑफ दीज वेस्टर्न पीपल ओनली, राइट, जो अपने आप को बहुत एलीट समझते हैं। अब आप यहाँ पे सोचो कि किस तरीके से दिक्कत है। यूएस ने सैंक्शन लगा दिया यहाँ पर कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, बहुत सारे मर्डर्स यहाँ पर हो रहे हैं, क्राइम एकदम बहुत ह्यूज लेवल पे चल रहा है, क्योंकि गरीबी जब होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। एक बहुत ही फेमस चीज़ मैंने कुछ एक लाइन जो है वो मैंने हाल फिलहाल में कहीं पे सुनी थी, जहाँ पर ये चीज़ कहा गया था कि कोई मरता है तो राम कहता है, कोई मरता है तो गवर्नमेंट समथिंग कुछ तो बोलता है, और कोई मरता है तो रोटी कहता है। हाँ, तो ये एक्चुअली बात क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि बाकी जो लोग थे उनका पेट पूरा भरा हुआ था, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसका पेट नहीं भरा हुआ था, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ ही आपके दिमाग में ऑल द टाइम जो है वो चलेगी, ना कि वो सारी चीज़ें, क्योंकि जब आपका पेट भरा आता है ना, यू विल बी दुनिया भर की बहुत सारे काम जो है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। तो यहाँ पे पॉवर्टी है, एवरीवन इज लाइक हैविंग समथिंग जो है वो हम चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्राइम, भूखे पेट क्या ही होगा, राइट। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर एक्चुअली गोइंग ऑन। अभी यही पॉइंट है, मतलब ये अब मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड जो है वो सभी चीज़ें यहाँ पर समझा दी। अब हम आते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। अब ये आर्टिकल जो है इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो कह रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर
नथिंग। अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है कि अभी कंट्री वेनेजुएला की ऑयल और गैस माइनिंग इंडस्ट्रीज जो थी, इनके ऊपर जो सैंक्शन लगाए हुए थे, उन सैंक्शंस को इन्होंने जो है वो हटा दिया है। अभी इसको हटाने के पीछे का रीज़न बताया जा रहा है रशिया और यूक्रेन की जो ऑनगोइंग अभी वॉर चल रही है उसकी वजह से। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेनेजुएला जो है that it is actually having the world's largest oil reserves। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व्स जो है वो यहीं पे ही हैं। इसमें जो है इन्होंने the potential regional security implications of Moscow's backing of its Latin America lies in the event of deepening conflict between the two superpowers। अमेरिका को ये लगा कि रशिया जो है वो ऑब्वियस सी बात है, दुश्मन का दुश्मन जो है अपना दोस्त होता है। जैसे कि रशिया जो है अभी फ्रेंडशिप कर रहा है चाइना के साथ, इसकी फ्रेंडशिप चल रही है, नॉर्थ कोरिया के साथ जो है इसकी फ्रेंडशिप चल रही है, और ये दोनों ही जो है वो कट्टर दुश्मन किसके हैं, तो यूएस के दुश्मन हैं ये दोनों ही दोनों। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्पेक्यूलेट किया जा रहा था कि रशिया जो है ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इनकी जमती नहीं है, तो यूएस की मतलब नहीं जमती है, तो उसको डेफिनेटली जो है ये अपनी तरफ से हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। सो इन दैट पर्टिकुलर रीज़न ओनली दे थॉट कि क्यों नहीं सैंक्शंस जो हमने इनके ऊपर लगा रखे हैं उन सभी को हटा दिए जाए। तो यहाँ पे एक और कंट्री इन्वॉल्व है, दैट इज द ईरान ऑल्सो। ये सभी जो है एक तरफ हो गए हैं। लेट्स सी कि दूसरी तरफ में कौन कौन सी अलाइज। एक तरीके से ये जैसे वर्ल्ड वॉर हो रहा था, एक दो अलाइज के बीच में फाइट, मतलब दो पार्टीज के बीच में फाइट हो रही। तो एक तरफ फिलहाल तो यहाँ पे हमको एकदम क्लियर कट पता चल गया है कि रशिया इज देयर, ईरान इज देयर, चाइना इज देयर एंड नॉर्थ कोरिया इज देयर, एंड अदर पार्टी में जो है अभी यूएस है। इसके साथ साथ और कौन हो सकती है, वी नेवर नो। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यूएस के साथ इजराइल रहेगा, ठीक है, इजराइल विल बी देयर। खैर, सो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा ये चीज़ कही है कि फोर्थ, कभी किसी टाइम में जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। कौन हुआ करता था, वेनेजुएला जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन लेटर ऑन मिस्टर मदुरो जो है इन्होंने ऑफिस जो है संभाला, सरकार में आए, तो वेनेजुएला जो है इट एक्चुअली स्टम्बल्ड विद इन ईयर्स टू बिकमिंग वन ऑफ द रीजन्स पुअरेस्ट। कभी फोर्थ लार्जेस्ट हुआ करती थी, इतनी बेटर पोजीशन पे थी, लेटर ऑन ये वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री जो है वो बन गई। द सैंक्शंस रिलीफ विल एनेबल वेनेजुएला's a state-owned oil firm to resume the oil production, क्योंकि अब जो है ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हैं, अब ये सेल कर पाएंगे और दूसरे जगहों पर जो है अब ये सेल कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, दे वुड बी एबल टू हैव मनी एट देयर डिस्पोजल, क्योंकि यही चीज़ जो है इनके पास पहले नहीं थी। इसके अलावा जो है ह्यूगो चैवेज, जो मैंने आपको बताया था कि ये पॉवर्टी एलिमिनेशन करने के लिए ऑयल का बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा था, एक ही सिर्फ सेक्टर जो है उसके ऊपर ध्यान दिया गया, बाकी सेक्टर्स पे नहीं। दैट एक्चुअली स्टार्टेड ओवर हियर ओनली, ठीक है। अभी जो क्रिपलिंग सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है and at home, and it has actually forced a mass exodus of 7 million people across the region, with the International Criminal Court investigating the Venezuela for crimes against the humanity in the wake of the humanitarian crisis that followed। because obviously बात है कि बहुत ज़्यादा जो है शैम्ड हो गया था, और you can say कि इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में पहुंच गई थी। and this is very obvious कि लोग जो है वो आपस में लड़ेंगे थोड़े से रिसोर्सेज के लिए। बहुत सारे लोग जो है उस एरिया को छोड़ करके दूसरी जगह माइग्रेट कर गए थे, बट स्टिल अ लॉट मेनी पीपल वर किल्ड। एंड ऑब्वियसली बात है कि जब गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है, लगाम नहीं लगा पाती है, तो उनके ऊपर उंगली उठना इज़ वेरी मच ऑब्वियस। एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो इन सभी चीज़ के ऊपर जांच कर रही है। एक यूएन की डॉक्यूमेंट थी जिसने कहा था कि बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है वो मदुरो के रिजीम में हुई थी। एक्स्ट्रा जुडिशियल, वहाँ पे जो है कि प्रॉपर तरीके से कोई भी डिसीजन पे रीच आउट करने के बजाय जो है बस कहीं पे भी किसी को जो ठोक डालो टाइप काम जो है वो एक्चुअली चल रहा था। खैर, तो अभी जो है मिस मकादो जो है
उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस फिलहाल दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लाइन स्टैंस जो हैं वो अपनाती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट मदुरो जो फिलहाल में है, उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स का जो है वो चार्ज करने के लिए बोल रही हैं और उनके खिलाफ जो है ट्रायल चले, शी इज़ पॉइंटिंग आउट फॉर दैट। एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस को जो है ऑन द गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही हैं। एडवोकेसी फॉर द फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन ऑल्सो शी इज टॉकिंग अबाउट कि मदुरो की रिजीम को हटाने के लिए दूसरी की जो मिलिट्री है उसका भी यूज करने के लिए शी इज ओपन। बट दिस इज वेरी डेंजरस कि अगर ये किसी और की मिलिट्री को अपने कंट्री में लेकर के चाहेंगे कि भाई वो आकर के जो है हमको हेल्प आउट कर दे, तो दैट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू हेल्प आउट, दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द वेनेजुएला ऑल ओवर अगेन। So that was all about Venezuela. Let's move on to the next topic. हम यहाँ पे बात करने वाले कि गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली विजन इंडिया 2047 की जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर रही है। एंड हु इज़ प्रिपेयरिंग, ऑब्वियस सी बात है कि नीति आयोग जो है वो इसको जो है वो बिल्डअप कर रहा है। हु इज़ प्रिपेयरिंग दिस? सो दैट इज़ द नीति आयोग हु इज़ डूइंग दिस। तो नेशनल विजन प्लान कि इंडिया को आने वाले टाइम में क्या करना है, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है और उसका टारगेट इन्होंने रखा हुआ है 2047। एकदम क्लियर कट टारगेट बनाना है कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बन जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ ध्यान में रखने की बात करी है कि वी आर मेकिंग श्योर कि हम किसी भी तरीके से जो मिडिल इनकम ट्रैप है, ठीक है, मिडिल इनकम ट्रैप जो है जिसमें अक्सर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फंस जाती हैं जब भी ये एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो डेवलप्ड नेशन की तरफ जैसे कदम बढ़ाती हैं, आगे बढ़ती हैं, इनका जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे ये मिडिल इनकम ट्रैप में जो है वो एक्चुअली फंस जाती हैं। Here it has been said that कि 5,000 से $6,000 पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ही आराम से रीच किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद बढ़ावा देखना जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज़ जो है वो एक्चुअली हो जाता है। यहाँ पे द कंट्री इज़ एक्चुअली यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से देख रही है कि फिलहाल हमने जो है पॉवर्टी इशू के ऊपर अच्छा खासा काम किया हुआ है। हमने जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि पहले बहुत टाइम से चल रहे थे, जैसे कि आप रोड्स की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, वाटर की बात करो, ये सभी जो चीज़ें चल रही थी इतने टाइम से, तो ये सभी इश्यूज़ के ऊपर हमने काम किया है एंड वी हैव रिजॉल्व्ड इट टू अ रियली वेरी गुड लेवल। एंड ये जो है कि इन अ कपल ऑफ ईयर्स, अभी कुछ टाइम में ये चीज़ भी देखा जा रहा है कि ये जो कुछ चैलेंजेस अभी देखे जा रहे हैं दिस वोंट रिमेन एक्चुअली, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वाटर का हो गया, रोड का हो गया, पॉवर्टी रिलेटेड इशू हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं आगे आने वाली टाइम में एक्चुअली नहीं होंगी। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट सो इस एक और भी कुछ चीज़ें जो हैं फिलहाल प्रॉब्लमेटिक जो कि देखा जा रहा है, एंड वो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ में क्या चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ देखी जा रही है कि जो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं उसमें नॉर्दर्न इंडिया में जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि चलो ठीक है, ठीक ठाक जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे ही अगर आप साउथ की अगर हम बात करें तो वो वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं, वो अच्छा खासा जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ईस्ट एंड नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ईस्टर्न साइड की बात करें अपनी कंट्रीज़ में, तो वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और नॉर्दर्न स्टेट्स में जो है कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये नहीं है एक तरीके से सिम्फनी, ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि सब एक साथ आगे बढ़ रहे हो, ढंग से आगे बढ़ रहे हो, उस तरीके को कोई चीज़ जो है वो एक्चुअली देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो वी एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इंडिया की जो ग्लोबल जीडीपी में हमने जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया उसके हिसाब से देखें तो 1991 में ये 1.1% था, जो कि अभी 2023 में इंक्रीज होकर के 3.5% हो गया है। ठीक है, 1991 में ये कितना था, 1.1% था, और अभी जो है ये 3.5% अभी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अभी ये इंक्रीज होकर के 3.5% हो गया। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड दैट वी आर डूइंग। अभी फ़िलहाल जो है हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट
इकोनॉमी है एंड लेट्स बट स्टिल अगेन एक और चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट करी जा रही है कि चलो ठीक है हम वर्ल्ड के जो है 5th लार्जेस्ट तो ज़रूर है, बट द थिंग इज़ दैट कि हमारी कोई भी जो बैंक है या फिर हमारे कोई भी जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर हमारी कोई भी लीगल कंसल्टेंसी या फिर कोई भी चीज़ जो है वो एक्चुअली दुनिया की बेस्ट कंपनीज, बेस्ट फर्म्स में से कोई, बेस्ट बैंक्स में से कोई है ही नहीं, कोई नाम ही नहीं आता है। तो ये जो हमारी डेवलपमेंट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी ये एक कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो दे आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग ऑल्सो दैट हाउ वी कैन डू दैट। अब यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की बात करें आईटी सेक्टर में तो हम बहुत वर्ल्ड के लार्जेस्ट में से आते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या हम वन ऑफ द लार्जेस्ट है? हमारा क्या लार्जेस्ट और बेस्ट कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर फील्ड में? तो वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। सो हियर इट इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट कि स्किल डेवलपमेंट पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जस्ट मैंने अभी जो आपको बात करी कि स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर आप नेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो। सिर्फ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देने से चीज़ें जो हैं वो बेटर नहीं हो जाती हैं। यहाँ पे उन्होंने एक और पॉइंट कहा कि जैसे कि वर्ल्ड में हम देखें तो इंडिया की जो नर्स है उनका डिमांड अच्छा खासा है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो जाती है कि जो नर्सेस की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ दैट हम जो उनको डिग्री प्रोवाइड करते हैं, हम जो उनको सर्टिफाई करते हैं, वो वर्ल्ड में ज़्यादातर प्लेसेस पे एप्लीकेबल ही नहीं होती। मतलब एप्लीकेबल इन द सेंस आई वॉन्ट टू से कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होती है। तो जब वो एक्सेप्टेबल ही नहीं हो पा रही है तो फिर क्या सीन है, राइट? तो फिर हम उनको क्या ही पढ़ा रहे हैं, वो हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं? तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि बेसिकली हाईलाइट करे गए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, विच इज़ रियली वेरी गुड आर्टिकल। हम ज़रूर देखेंगे कि इसमें विजन इंडिया 2047 में और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड होंगी जब ये रिलीज होगी फुल फ्लेज। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, लेट्स टॉक अबाउट दी सोलोमन आइलैंड्स फर्स्ट। तो सोलोमन आइलैंड्स जो है, लेट इट कम। सो हियर यू कैन सी कि ऑस्ट्रेलिया के पास ही है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स के बारे में अभी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना जो है ये आइलैंड, मतलब ये जो एक तरीके से कंट्री है, इस पर्टिकुलर प्लेस से जो है इनसे अपना जो रिलेशन है वो बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू कैन से कि क्वाड मेंबर ऑस्ट्रेलिया इज देयर। सो whatever China is doing, it is not like you mindlessly जो है वो कुछ भी करा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही थॉट दे करके वो कोई काम कर रहा है। एक तो सोलोमन आइलैंड्स के साथ जो है वो अपनी अच्छी जो है रिलेशनशिप और एक बेटर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए दे आर हैविंग टॉक्स। तो हियर यू कैन सी द सोलोमन आइलैंड्स, उसके नेबरिंग में पपुआ न्यू गिनी आ गया, किरिबाती आइलैंड्स, तुवालू इज देयर, फिजी इज देयर, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी दी ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो देयर एंड सोलोमन आइलैंड्स है तो ऑब्वियसली बात है कि आइलैंड्स है तो वाटर में ही है, ठीक है। चलो now let's move on to the next article and this article is all about the developed countries and developed countries के द्वारा रिलीज करे जा रहे ढेर सारे क्या दी कार्बन एमिशंस बेसिकली, ठीक है। कार्बन एमिशंस की जो है वो बेसिकली बात हो रही है। तो डेवलप्ड कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशंस गोल सेज स्टडी। तो ये जो स्टडी है वो कौन किया है? दैट इज दी CEEW। व्हाट इज दिस CEEW? दैट इज द काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, दिस इज द काउंसिल जिसके बारे में बात हुई है। तो ये जो काउंसिल है, दिस इज द वन जो ये स्टडी निकाले हैं कि भाई जो पहले टारगेट के पहले ये बोला गया था कि 2030 तक हम इतना जो है वो कार्बन एमिशन बेसिकली 30 एमिटिंग जो है विल एंड अप एमिटिंग 38% कार्बन। इन्होंने ये कहा था कि हम 38% कार्बन जो है वो इतना एमिट करेंगे, बट दिस इज नॉट दी ट्रुथ विच इज़ एक्चुअली हैपनिंग। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनकी जो कमिटमेंट है कि हम कम कार्बन जो है वो एमिट करेंगे, rather than that they are actually emitting way more carbon than it is they had actually promised। जो प्रॉमिस किए थे उससे कहीं ज़्यादा जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 3/4 ऑफ एग्जिस्टिंग कार्बन एमिशन, 3/4 ऑफ कार्बन एमिशन। तो यानी 3/4 का मतलब आप समझ रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो यहाँ पे ये जो 3 पार्ट है, ठीक है, ये जो 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट जो है ये कौन अकेला कर रहा है एमिट, दैट इज द डेवलप्ड कंट्रीज। ये 3/4 जो है ये खुद ही एमिट कर रहे हैं, एंड दे विल एंड अप एमिटिंग 38% मोर कार्बन इन 2030 दैन दे हैव कमिटेड टू गोइंग बाय द करंट ट्रैजेक्टरीज। इन्होंने कहा था कि हम जितना एमिट करेंगे उससे 38% ज़्यादा ही ये एमिट करेंगे रादर देन लेस। अभी जो है नवंबर में क्या होने वाला है, नवंबर में मीटिंग होने वाली है COP की, कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस पार्टीज 28th कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है COP। इट इज़ गोइंग टू हेल्ड इन नवंबर एंड वेयर, सो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन दुबई। कहाँ पे हो रहा है, तो दुबई में जो है वो होने वाला है। तो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो एक्चुअली होने वाली है। अब ये इससे पहले ये रिपोर्ट का आना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट 83% ऑफ दिस ओवरशूट विल बी कॉज्ड बाय द US। 83% से ज़्यादा जो है, मतलब ये जो भी एमिशन हो रहा है तो 83% किन किन के द्वारा होगी, तो दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ US, रशिया एंड द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज आती हैं, US हो गया, रशिया हो गया, ये सभी जो कंट्रीज हैं इन सभी की वजह से अच्छी खासी एमिशन होगी। मतलब यही कुछ हैं जिनकी वजह से अच्छा खासा, यानी 83% यही कर रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज के पीछे क्यों पड़े रहते हो भाई, वाई आप लोग क्यों पीछे पड़े रहते हो जब सारा कांड जो है आप ही कर रहे हो। खैर, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली लुकिंग राइट नाउ। 1.5 जो डिग्री सेल्सियस तक का ही हमने जो सोचा था इंडस्ट्रियल एरिया से, इतना ही जो इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड से जो है इतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होने का हमने सेट करके रखा था, तो दैट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू हैपन। टेम्परेचर इंक्रीज होगा और भी ज़्यादा। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमारा जो पूरा ग्लोबल अर्थ का जो टेम्परेचर है इट इंक्रीजेज, इट इज़ गोइंग टू मेल्ट अ लॉट मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें जो है एक्चुअली मेल्ट हो जाएंगी, तो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स जो है वो डूब जाएंगे। कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा होगा तो बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फौना है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट। सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। अब यहाँ पे जो NDCs हैं ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोबल एवरेज ऑफ रिडक्शन ऑफ एमिशंस टू 43% बिलो 2019। इन्होंने कहा था कि फॉर 2019 से पहले जो है हम 43% हम नीचे रिड्यूस कर लेंगे, दिस इज़ व्हाट दे हैड टारगेटेड। और हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो टच करने वाला नहीं है, नहीं होने देंगे। बट अगेन false promises, again that didn't happen। अब ये जो डेवलपिंग, देखो अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे कलेक्टिवली ओनली NDCs ओनली अमाउंट टू 36% कट। अगर ये सभी जो है इकट्ठा होकर के इन्होंने कितना कट डाउन किया है तो दैट इज जस्ट 36%, बस 36% की कमी हुई है। और एमिशन का देख लो कितना भयानक एमिशन है और कितनी कम जो है वो एक्चुअली कटौती हो रही है। कलेक्टिवली डेवलप्ड कंट्रीज वर टू रिड्यूस एमिशंस बाय 5% फ्रॉम 1990 लेवल्स। 1990 में जो इनका था उसके हिसाब से इनका 5% कट होना चाहिए था, ठीक है। एंड बाय बिटवीन 2018 एंड 20 टारगेट करके, तो 2018 और 2022 में जो है ये कांड, मतलब इस 5% जो है वो एक्चुअली कम होना था। लेकिन अब क्या है भाई, 18% ड्यूरिंग 2013 एंड 2012 था। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मैंने गड़बड़ बोल दिया। 2008 टू 2012 के बीच में इन्होंने कहा था कि हम 5% जो है वो कम कर देंगे, ठीक है। अब 2013 से 2020 में इन्होंने कहा कि हम क्या कर देंगे, 18% कम कर देंगे। दीज वर द थिंग्स विच दे हैड सेड। एंड 2050 तक जीरो नेट कार्बन एमिशन हो जाएगा। तो इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाट दिस स्टडी इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट। कभी भी दूसरे देश में किसी भी तरीके की जो स्टडी रिलीज होती है वो हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ले दे मारते हैं, भाई तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, भाई तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट नाउ यू जस्ट चेक आउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही
they are the one who are actually creating a lot of problem, not what the developing country. वो ज़्यादा problems create कर हम भी कर रहे हैं, but हमारा जो level है वो काफ़ी कम हो रहा है as compared to them. To keep temperatures below 1.5 degrees Celsius, developed countries need to cut emissions by 43% below their 2019 level. अगर हम चाह रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हमारा टेम्परेचर रहे, तो 2019 का जो लेवल था उससे हमको 43% बिलो एक्चुअली होकर के जाना है. Study found that based on their current emissions trajectories, their cuts would likely amount to only 11% by 2030. 2030 तक जो है वो सिर्फ 11% जो है वो कट हो करके हो जाएगा. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ 2 कंट्रीज यानी कि कौन कौन सी हैं, बेलारूस एंड नॉर्वे हैं. इनके अलावा और कोई डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है जो कि अपने काम को एकदम सीरियसली कर रही है 2030 के टारगेट्स के जो है आसपास भी किसी तरीके से हो. जापान और कजाकिस्तान के लिए भी इन्होंने कहा कि दे आर ऑल्सो वेरी मच क्लोज टू व्हाट दे हैड प्रॉमिस्ड, बट दैट इज ऑल्सो दैट इज वेरी गुड पॉइंट, बट नॉट विद द अदर थिंग्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे. एंड हमारा लास्ट आर्टिकल जो है वो एक्चुअली किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू दी स्पीकर बेसिकली. ठीक है, अब यहाँ पर हम किन किन के बारे में स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शेड्यूल 10 जो है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है. प्रीवियसली जो है यूपीएससी शेड्यूल 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ चुकी है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पहले से पूछ के रखी हुई है. जो स्पीकर होता है, देखो स्पीकर के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स अगर हमको देखना हो, ठीक है. तो इसमें जो स्पीकर होता है उसका काम हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं. स्पीकर का क्या काम होता है, राइट. स्पीकर इज द वन हु इज एक्चुअली प्रिसाइडिंग द ऑफिस. राइट, प्रिसाइडिंग द ऑफिस. लाइक अभी यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो लोकसभा स्पीकर, राइट. तो ही इज द वन हु इज सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चेयर एंड ही इज लुकिंग आफ्टर ऑल द बिजनेसेस एंड ऑल. जो भी चीज़ें होनी है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो, सही ढंग से सारी चीज़ें हो, लाइक ही इज द लीडर हु इज लुकिंग आफ्टर द असेंबली. तो दैट इज द थिंग विच एक्चुअली हैपन्स, राइट. अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ये इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं. ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. इसके अलावा इसका क्या काम होता है, इसके अलावा इसका काम क्या होता है कि ये कौन सा बिल जो है, कौन सा बिल मनी बिल होगा, ये उस चीज़ को डिसाइड करते हैं और इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है. ठीक है, वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग कि इनका जो भी डिसीजन होगा रिलेटेड टू द बिल, दैट वेदर इट इज़ अ मनी बिल और नॉट, वो फाइनल होती है. इसके अलावा इनका जो काम रहता है दैट इज़ रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्या सीन है, कि जो पर्सन है वो डिस्क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, राइट. अब यहाँ पे देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिजनेसेस, जो भी चीज़ें हो रही हैं. अभी इसके अलावा एक और चीज़ है इनके बारे में रिलेटेड टू देम ओनली, एंड दैट इज़ कि स्पीकर कोई भी मेंबर जो कि स्पीकर चूज किया जाता है वो ही इज़ एक्चुअली सपोज्ड टू रिज़ाइन. ठीक है, कि वो जो भी
पार्टी से बिलोंग करता हो उसको ये चीज़ बिलीव किया जाता है, उस ही इज सपोज टू डू दैट, कि वो रिज़ाइन कर दे। अब ये रिज़ाइन करने के पीछे का क्या मेन रीज़न रहता है कि वो न्यूट्रल है, वो किसी भी पार्टी के फेवर में बेसिकली काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आज के सिनारियो में स्पीकर का जो काम चल रहा है उन सारी चीज़ों की वजह से क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब भी कोई बात होती है ऑलवेज फेवरिंग दी आर पार्टी वाला थिंग क्यों हो जाता है? बिकॉज टिल डेट कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं है जिसने भी कभी जो है वो रिजाइन किया हो। मनी बिल को लेकर के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में हमने कुछ जो आर्टिकल कवर किए थे जिसमें हमने देखा था कि आधार एक्ट को भी जो है इस पर्टिकुलर बिल को भी मनी बिल घोषित कर दिया गया था, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जो कि अभी कोर्ट के सामने उसके खिलाफ पिटीशन भी है। तो उस तरीके की जो बिल है, उस तरीके के एक्ट्स को जो है वो किस तरीके से मनी बिल बोल दिया गया। मनी बिल बोल देने के पीछे का रीजन क्या होता है कि मनी बिल जब भी आप घोषित कर देते हो तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा के पास सारी पावर आ जाती है, राज्यसभा के पास उतनी पावर नहीं रहती है। तो अगर कोई बिल जो है मनी बिल है और लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा ने उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी ऐड करने के लिए, नहीं दी ऐड करने के लिए, उसने जो है रिकॉर्ड टाइम पीरियड में वापस किया रिटर्न करने के लिए कि भाई जो है इसमें ये एडिशन कर दो या पास कर दिया, कुछ भी करके किसी भी तरह कोई भी डिसीजन नहीं लिया, इट इज टेंड टू बी पास्ड। ठीक है, उनका किसी भी तरीके का एडिशन जो है कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि लोकसभा में वो चीज़ जो है वो पास हो गई है। प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या सीन था कि उनका जो है वो लोकसभा में अच्छी खासी मेजॉरिटी है बट राज्यसभा में नहीं, तो अपना जो भी बिल पास कराना है तो वो क्या करते थे, उसको मनी बिल करवा देना है, राइट। सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। तो आधार जो बिल है वो एक्ट जो है उसके ऊपर भी वही क्वेश्चन जो है वो रेज हुआ। सो दैट इज द रीजन वाई ये जो स्पीकर है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, स्पीकर ने रिजाइन नहीं किया है। उसके अलावा डिसक्वालिफिकेशन जो अभी महाराष्ट्र में केस चल रहा है उसके ऊपर भी किसी तरीके से जो है वो काम नहीं लिया जा रहा है, प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, जो कि जरूरी है जिस हिसाब से काम जो है वो एक्चुअली करना चाहिए। ये जो मिडिल 19th सेंचुरी के मिड में जो है स्पीकर जो है वो बनाया गया था एज एन इम्पार्शियल चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन में ये काम जो है वो एक्चुअली करी गई थी उस टाइम। उसी बेसिस पे जो है वो इंडिया में भी यही काम किया गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया गया था कि भैया आप रिजाइन कर दो न्यूट्रल रहने के लिए, पर न्यूट्रल रहने वाला काम जो है वो बेसिकली नहीं हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर। तो ये जो पूरी प्रॉब्लम है वही सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बेसिकली जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया कि जो भी बिल्स को इन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी बहुत सारे बिल्स जो हैं वो एक्चुअली नहीं जाते हैं। देखो, जब भी पार्लियामेंट्री कमेटीज एक्चुअली होती क्या है कि कोई भी बिल उनके पास आया तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स क्या ऐड हो सकते हैं, क्या निगेट होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें जाती हैं, ऐड होती हैं, या फिर बिल ही है जो पूरी तरीके से खारिज हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में जो पहले 2004 से 14 के टाइम पीरियड में 60% बिल्स जो होती थी वो लेकर के भेज दिया जाता था, लेकिन 2014 से 2023 तक का अगर देखें तो सिर्फ 25% ही बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास भेजी गई थी उनके रिव्यू के लिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो स्पीकर जो है उसको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि पार्लियामेंट में जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग एक तरीके से जो है वो एक्चुअली नहीं हो रही है। न्यूट्रल मैनर में जो है डिस्क्वालिफिकेशन का भी किसी तरीके से रोल जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। माइनॉरिटी जजेस इन क्योतो होलोहन were of the view that vesting the power to decide on defections with the speaker violates the basic democratic principles। कि अगर स्पीकर के पास ही जो है डिस्क्वालिफिकेशन यानी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो बेसिकली चीज़ जो है हम उन्हीं के ही डिसीजन पे अगर डाल देते हैं तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ एक्चुअली हो जाता है। दूसरा एक केस जो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट इज़ द कीशम
मेघचंद्र सिंह वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर 2020। यहाँ पर भी जो है ये जजमेंट दिया गया था, ये रेकमेंड किया गया था कि पार्लियामेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी चाहिए, जो एक तरीके से टू वेस्ट दीज पावर्स इन एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू बी हेडेड बाय द जजेस, कि जो डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड टाइप की जो चीज़ें हैं वो ऐसे ट्राइब्यूनल को दे दी जाए जो कि जज जो है वो जजेस जो हैं वो उसको हेड कर रहे हो, राइट। क्योंकि स्पीकर्स की तरफ से उनका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ वाई ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सेड। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में क्या कहा गया है, तो वे फॉरवर्ड में यही बात कही गई है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस ऐड ऑन करी जाएं जैसे कि जो ब्रिटेन में एक्चुअली फॉलो करी जाती हैं, और वो क्या है, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। एंड हाउ दैट कुड बी डन, दे आर ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, दे आर द वन हु आर प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स, दोज पावर्स विच हैज बीन इंश्राइंड ऑन देम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से उनके पास जो है वो सारे पावर्स है। हु एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस, हायर जुडिशियरी कंस्ट्रेंट टू गो दस फार एंड नो फर्दर। उनके पास पूरा प्रॉपर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ से बहुत सारे जो पावर्स हैं वो बेसिकली उनके ऊपर एनश्राइन करे गए हैं। तो वो सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए दे आर ought to be neutral, they're supposed to be neutral, and we are supposed to do this thing कि हम जो है ये जो स्पीकर का ऑफिस है उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन करके रख सके। दैट इज़ what it is supposed to do, right? So this is what has been mentioned in this particular article, editorial basically. I hope you people enjoyed today's session, right? So see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night, sayonara, jai hind.